हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। चलिए अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीज़न आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो साइंस एंड टेक के लेसन आज हम लोग देखेंगे, जिसमें कुछ टॉपिक बची हुई है, क्योंकि कल आपको इन्वायरमेंट के लेसन मिल गई थी, तो उसे भी ज़रूर इन्जॉय कर लीजिए। साइंस एंड टेक में हमारी बची हुई है, सबसे पहले देखें कि फ़िज़िक्स में इस बार किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्या यहाँ पे न्यू डिस्कवरी हुई है, उसके बारे में देखेंगे। एंड देन यहाँ पे एक स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन पॉलिसी बनाई गई है, कुछ न्यू पॉलिसी है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। साथ ही सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, तो ये है क्या, क्यों न्यूज़ में है, इसके बारे में देखेंगे। और एक्वापॉनिक्स बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और टॉपिक भी बहुत ही अच्छी है, बस शॉर्ट में है, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020, तो इससे जो है ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी रिपोर्ट है, इसके बारे में देख लेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में इसका क्या हाल चाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के मेंस आंसर राइटिंग से। तो आज की क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्रिटिकली एनालाइज करनी है कि ई लर्निंग का कैसा केस है इंडिया में, और डिबेट करना है। अगर आप लोग इसके पॉजिटिव में हो कि हाँ ई लर्निंग की कंडीशन हमारी अच्छी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बैड एजुकेशन है, तो अगर इस केस में यानी कि बैड एजुकेशन के केस में आपको सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको बतानी है कि कैसे बैड है, क्यों बैड है, और उसके साथ साथ एक वे फॉरवर्ड आपको देना है। तो इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जितने बच्चे आंसर लिख रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चैलेंजेस बता के छोड़ देते हैं। तो चैलेंजेस बताकर आप सीधे कंक्लूजन लिख देते हो और 2-3 पॉइंट कुछ भी लिख देते हो। तो वैसे नहीं करना है। वैसे आपको आंसर में कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, 1-2 मार्क्स देकर वो लोग छोड़ देंगे। लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि कोई भी अगर आप लोग इशू लिखते हो, जैसे इसी में अगर आप लोग बैड एजुकेशन लिखोगे कि कैसे आपको लग रहा है कि ई लर्निंग की जो कंडीशन है, केसेस है हमारे इंडिया में, वो बैड कंडीशन में है, अच्छी नहीं है, तो उसके बारे में आपको सारी रीजंस बताने हैं। लेकिन एक वे फॉरवर्ड यानी कि एक अच्छा खासा सॉल्यूशन बताना है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमारे यहाँ जो है ये बैड एजुकेशन गुड एजुकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग को जो है अपनी आंसर लिखनी है। जहाँ पे भी अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो एक बैलेंस्ड क्रिटिसाइज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आंसर ऐसा लगे कि बस आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो, समझ रहे हो। आफ्टर ऑल आप लोग को गवर्नमेंट के अंदर ही रह के काम करनी है, तो आप लोग बुराई नहीं कर सकते हो। घर पे बुराई कीजिए, दोस्तों के साथ बुराई कीजिए, लेकिन ऐसे आप एग्ज़ाम में आप अपना बुराई मत दिखाओ। वही चीज़ आपको करनी है कि इंटरव्यू में भी आप बुराई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ मत बोलिए। चाहे आपके मन में कितना भी भड़ास क्यों ना हो, वो आपको नहीं निकालना है एग्जामिनर के सामने। तो कई कई बच्चे जो है बुराइयाँ लिख देते हैं, लेकिन उसको उसके उसके लिए एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन नहीं लिखते। तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आएगा। और यही चीज़ अगर आप चाहते हो कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसको हमारे द्वारा एवेलुएट किया जाए, बताऊँ मैं यहाँ पे कि आपके आंसर में कहाँ कमी है, किस तरीके से आपको और ज़्यादा एडवांस करना है, आपको आंसर अपनी और भी ज़्यादा अच्छी करनी है, तो उसके लिए आप लोग मेल कर सकते हो। मेल करने से क्या होगा कि आपको डिटेल बताया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में कैसे ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी बच्चे हैं काफ़ी शानदार लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी सीखना ज़रूरी है। कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग से 1 महीने हो गए, तो जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े थे, तो उनका बहुत ही अच्छा जो है आज की डेट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी अच्छा आंसर लिखने लगे। तो इसी तरीके से आप लोग भी क्या है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से पीछे मत हटिए। एक दिन आपको भी लगेगा कि क्या आप स्टार्टिंग में आंसर लिखते थे और आज की डेट में आप क्या आंसर लिख रहे हो, आपको खुद ही रियलाइज़ होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिज़िक्स में कि नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया। तो इस बार जो फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो है रॉजर, रेनहार्ड और यहाँ पे एंड्रिया। तो नाम याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी के अलावा और भी पेपर अगर आप देते हो तो ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, पूछ लिया जा सकता है। फर्दर यहाँ पे जो ब्लैक होल है, जिसके बारे में हम लोग लगातार 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो ब्लैक होल को और ज़्यादा समझने में जो है इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया गया है, जिसके लिए इनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। तो अब ये ब्लैक होल में और भी ज़्यादा समझे हैं, इसको और फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, तो देखते हैं कि इनकी डिस्कवरी क्या कहती है। ब्लैक होल मतलब कि ऐसा होल जो कि पूरी तरीके से ब्लैक है, यानी कि ऐसे गड्ढे जो कि पूरी तरीके से ब्लैक है, उसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। तो ये गड्ढा ऐसा नहीं कि आपके गली में मिल रहा है या फिर आपको कहीं पे भी चौराहे में मिल रहा है। ये जो ब्लैक होल है ना, ये आपको देखने को मिलेगा कि एक थ्योरी से बना है, जो कि यहाँ पे एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। जनवरी आपका 1965 में रॉजर पेनरॉस के द्वारा ये प्रूव किया गया कि ब्लैक होल जो है ना, रियली ये फॉर्म कर सकता है और हम लोग इसको डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है रॉजर के द्वारा कि ब्लैक होल जो है ना, क्योंकि इसके लिए आज की भी डेट में आप देखोगे कि ब्लैक होल एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है, जिसके ऊपर काफ़ी महान साइंटिस्ट जो है वो अपना जो है काफ़ी रिसर्च करते हैं। लेकिन कुछ इसके लिए जो है अभी तक पता नहीं चला कि एक्चुअली ये ब्लैक होल कैसा है, क्या है,
बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ हमें पता चलता है, कभी कभी पता चलता है, लेकिन इनके द्वारा बताया गया है कि ब्लैक होल जो रियली में फॉर्म कर सकता है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल भी पढ़ सकते हैं। ब्लैक होल जो है ना सिंगुलैरिटी को हाइड करता है, जिसमें कि सारी चीज़ें, यानी कि जो नेचर की जो चीज़ें हैं ना, लॉज ऑफ नेचर चीज़ें, सारी चीज़ें नोन है यहाँ पे, इस सिंगुलैरिटी को कहीं ना कहीं ये हाइड करता है। तो सिंपल अगर पेनरॉस की रॉजर की बात करूँ तो रॉजर के द्वारा क्या यहाँ पे पता किया गया, तो रॉजर के द्वारा कहना था कि ब्लैक होल को जो है ना और भी डिटेल में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या ब्लैक होल को कभी स्टडी कर सकते हैं हम लोग, क्या ब्लैक होल के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो यही चीज़ें रोजर के द्वारा बताया गया है। वहीं अगर पेनरॉस के बारे में बात करें, ये इन्हीं के बारे में रोजर के द्वारा, तो इनके द्वारा एक अपना ही जो है मैथमेटिकली मेथड को इस्तेमाल किया गया है, और वो ये प्रूव करते हैं ना कि ब्लैक होल जो है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये किसका है, ये है अल्बर्ट आइंस्टीन का। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया स्टेट पीसीएस में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी कि ये इसी से आपको देखने को मिलेगा। डिस्कवरी यहाँ पे किया गया है सुपर मैसिव ब्लैक होल का, जिसको कि यहाँ पे हमारी जो गैलेक्सी है, हमारा जो ब्रह्मांड आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ब्लैक होल है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ब्लैक आवर गैलेक्सी जो कि मिल्की वे है, हमारी कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिल्की वे और इसी के सेंटर में जो है एक ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल का यहाँ पे जो है ना डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम यहाँ पे सैजिटेरियस ए दिया गया है। सैजिटेरियस एक आपका जॉडिक साइन भी है, तो आप लोग में से बहुतों का होगा। तो यही सैजिटेरियस ए नाम का यहाँ पे ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे कि 3 डिकेड यानी कि 30 ईयर्स से आपको देखने को मिलेगा कि ये एक टीम है, जिसको यहाँ पे जेंजल और जेज, इनके द्वारा ये लीड किया जा रहा है, और काफ़ी समय से जो है ना यहाँ पे 30 स्टार्स को भी ऑब्जर्व किया गया है, यानी कि इस ब्लैक होल के चारों ओर जो है 30 स्टार्स भी देखे गए हैं। साथ ही साथ उनको ये भी देखने को मिला है कि ये स्टार्स जो है ना एक परफेक्ट एलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसमें ये मूव कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि आप लोग देखो कि अर्थ भी जो है ना वो एक ऑर्बिट में ही मूव कर रहा है, ठीक है। अपने ऑर्बिट में अर्थ जो है वो घूमते रहता है, और एक दिन में जो घूमता है इसलिए डे और नाइट होता है, और एक साल में घूमता है इसलिए इतना सारा जो रिवोल्यूशन होता है, जिसके कारण आप देखोगे कि बहुत सारे सीजन्स होते हैं, ऑलमोस्ट 3-4 सीजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ घूम रहे हैं, हमारा मून भी घूम रहा है, ठीक है, सब कुछ घूम रहा है। तो यहाँ पे अर्थ के स्टार के बारे में बताया गया है कि इनका भी एक यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट है और परफेक्ट है, यानी कि एक एकदम बहुत ही अच्छा है, उसी में ये यहाँ पे आपका जो है घूम रहे हैं। जस्ट एज अगर कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है, यानी कि जो सजिटेरियस ए है, सजिटेरियस ए एक ब्लैक होल है, सुपर मैसिव बहुत ही बड़ा सजिटेरियस ए है। यहाँ पे कुछ कंसनट्रेटेड मास भी है, मास भी होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा यहाँ पे इस तरीके का ब्लैक होल का। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेटेड मास भी दिया गया है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 मिलियन सोलर मासेस है, यानी कि इसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो कि कितना है ये। साथ ही साथ जो है ना ये सिर्फ सुपर मैसिव जो है एक ब्लैक होल है, जो कि डिड्यूस्ड भी किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग सिंपल समझिए कि यहाँ पे एक डिस्कवरी की गई है रोजर के द्वारा, और इन पूरी टीम है ये, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि ब्लैक होल है जिसका नाम इन्होंने सजिटेरियस ए दिया है। तो सजिटेरियस ए जो है हमारे गैलेक्सी के सेंटर में है, और ये सुपर मैसिव है, यानी कि बहुत बड़ा है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि इनके चारों ओर स्टार्स भी है, अराउंड 30 स्टार्स है, और वो 30 स्टार्स अपने परफेक्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है वो घूम भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, बहुत बातें हो गई, लेकिन बात तो ये समझिए कि एक्चुअली ये ब्लैक होल है क्या। तो ब्लैक होल एक ऐसा जगह है ना स्पेस में, अंतरिक्ष में, ठीक है, यानी कि स्पेस में आप देखोगे कि एक ब्लैक होल ऐसा जगह है जहाँ पे ग्रेविटी जो है ना सारी चीज़ों को पुल कर लेती है, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा ये ब्लैक होल है, यहाँ से कुछ भी पास होता है ना स्पेस में, तो ये इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रेविटी है कि सब कुछ ये खिंचा जाता है। अब ग्रेविटी तो आप लोग समझ ही रहे हो कि जब जैसे न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वो एप्पल उनके नीचे गिर गया था, उनके नीचे नहीं, उनके सर पे एप्पल गिरा, तो वो जो सोचे थे कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, बस उसी के ऊपर जो है पूरा साइंस बन गया, और अब तक जो है हम लोग ना जाने कितने मिलियंस ऑफ स्टूडेंट जो है उसी के पीछे परेशान हैं, यही साइंस पढ़ने के पीछे, ठीक है। तो एक न्यूटन ही थे जिनके कारण जो है सब हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, और हम लोग इतना ज़्यादा जो है ये सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो वही चीज़ है कि कुछ भी गिरता है तो नीचे गिरता है, आप बॉल भी ऊपर की तरफ अगर फेंकते हो तो वो वापस आके नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि ग्रेविटी है, अर्थ में ग्रेविटी है। लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेविटी ये ब्लैक होल में देखा गया है कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आती है, इवन लाइट भी जो आती है ना वो भी यहाँ पे पुल हो जाती है, इसी के अंदर चला जाता है, लाइट भी यहाँ से बाहर नहीं आता, इसलिए यहाँ पे कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलता, ये पूरा एरिया काला है, यानी कि ब्लैक है, ठीक है।
उसकी बात में आप बता रहा है कि जो ग्रेविटी है ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि कोई भी मैटर जो है ना, मतलब कि आप देखोगे कि इस रीजन से कुछ भी ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ भी बाहर नहीं आता, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। और ये हो सकता है जब एक बिग स्टार जो है अगर डाई होता है, यानी कि अगर बहुत बड़ा स्टार जो है अगर वो मर जाता है, तो ऐसा ही होता है कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ब्लैक होल डेवलप हो सकता है। तो हमारा जो सन है वो कभी भी यहाँ पे ब्लैक होल में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, एज इट इज़ नॉट बिग एनफ टू मेक अ ब्लैक होल। मतलब ये भी आप सोच सकते हो ना कि बहुत बड़ा जो स्टार है तो वो ब्लैक होल जो है वो उसी के कारण, जो कोई भी अगर बड़ा स्टार है वो मर गया तो वो ब्लैक होल बन गया, ठीक है, यानी कि वो डाई हुआ तो ब्लैक होल मर गया। तो आपके दिमाग में तो ये भी आ सकता है ना कि एक बिग स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, तो सन भी ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लेरिफाई कर दी गई है कि नहीं, सन इतना बड़ा नहीं है कि वो ब्लैक होल बना सके, तो सन कभी भी जो है ना यहाँ पे नहीं डाई होगा, और सन जो है ना वो कभी भी ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर बताई गई है, क्योंकि कोई भी लाइट जो है ना वो यहाँ से इनविजिबल नहीं, यहाँ से कोई भी लाइट जाता ही नहीं है और वो इनविजिबल है। यानी कि ब्लैक होल में जो है ना कोई भी लाइट भी नहीं जाता। इवन ब्लैक होल का बहुत सालों के बाद, कितने सालों के बाद जो है एक इमेजेस निकल कर आया था, वही 2 साल से हम लोग उसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि कम से कम एक इमेजेस तो दिखा, क्योंकि वहाँ पे आप अंधेरे रूम में फ़ोटो लेते हो तो क्या आता है, अंधेरा ही आता है। अब बात अलग है कि वो, अब चाइनीज़ फ़ोन का कमाल अलग है कि अंधेरे में भी आप सेल्फी लो तो आप एकदम चमकदार दिखोगे, वो बात नहीं है कि फ्लैश ऑफ करके आप अंधेरे रूम में फ़ोटो लोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ ब्लैक दिखेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी बताई जा रही है कि ब्लैक होल एक ऐसा है जहाँ पे फ़ोटो लेने पे भी उसका कोई इमेजेस फाइंड आउट नहीं होता है। अगर ब्लैक होल में सेंटर में देखोगे तो इसको कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी है, यानी कि एक वन डायमेंशनल पॉइंट है जिसमें कि ह्यूज मास है, और एक स्मॉल स्पेस में एक छोटे से जगह पे आपको बहुत ज़्यादा मास देखने को मिलेगा, जहाँ पे डेंसिटी और ग्रेविटी जो है इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब आप ये समझो कि सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, यानी कि एक ऐसा स्पेस है ना, एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको मास बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मास मीन्स वेट, समझ रहे हैं ना, कि जैसे मेरा वेट कितना है, आपका वेट कितना है, 60 kg को, 70 kg को, के जी को, तो उस हिसाब से वेट, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रेविटी है ना वो भी इनफाइनाइट है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, तो इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट लेसन में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं वो आपको डिस्कस कराऊंगी, इसका भी कराऊंगी, साथ ही जो एनजीटी से क्वेश्चन आया है वो भी बताऊंगी। तो आपके माइंड में एक क्लियर होगा और रिवीजन भी होते रहेगा कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। ये सारे वर्ड अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2019 में साइंटिस्ट जो है ना वो फर्स्ट ऑप्टिकल इमेजेस उनको मिला था ब्लैक होल का, और कैसे मिला था ये आप समझ सकते हो। और लास्ट ईयर की ही हम लोग बात करें 2019 में, वो भी इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितने एग्जाम में पूछ लिया गया। तो इवेंट हॉराइजन एक टेलीस्कोप है जिसके द्वारा जो है साइंटिस्ट के द्वारा एक पहला इमेज निकाला गया ब्लैक होल का, उनके द्वारा ये कैप्चर किया गया। यानी कि एक ब्लैक होल का रीजन है, उसके अगल अगल बगल जो है चारों ओर क्या है चीज़ें हैं, ये चीज़ें यहाँ पे जो है कैप्चर की गई। हालांकि कुछ तो उस फोटोज़ में नहीं दिख रहा था, बट हाँ यहाँ पे उसको कैप्चर करने का कोशिश किया गया, ठीक है। सजिटेरियस ए है, ये सेकंड ब्लैक होल है जिसको कि फोटोग्राफ्स जो है वो कैप्चर किए थे इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट से। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम लोग ब्लैक होल के साइज़ से देखें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसको कहते हैं टाइनी ब्लैक होल, यानी कि बहुत ही छोटा ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव है। तो छोटा जो ब्लैक होल होता है, तो साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं ना कि जो छोटे छोटे ब्लैक होल्स हैं ना वो बहुत ही स्मॉल है। अगर हम लोग 1 एटम देखें तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे उनके द्वारा कहा जाता है कि एक छोटा जो ब्लैक होल है ना वो ऐसे ही एटम के ही जैसा होगा। स्टेलर अगर ब्लैक होल की बात करें तो यहाँ पे बताया जाता है कि 20 टाइम्स ज़्यादा होगा, यानी कि सन का जितना मास है, सन का जितना टोटल वेट है ना, उससे 20 टाइम्स ज़्यादा होगा। और ये शायद यहाँ पे आप लोग देखो कि मिल्की वे गैलेक्सी की हम लोग बात करें, जो कि हमारा यहाँ पे गैलेक्सी है। सुपर मैसिव कहने का मतलब है कि एक ब्लैक होल जिसमें कि मोर देन 1 मिलियन सन जो है एक साथ आएंगे। एक हमारा जो सूरज है, अगर इसको आप लोग 1 मिलियन के नंबर पे अगर एक साथ लाओगे, टुगेदर लाओगे, तो इसको सुपर मैसिव कहा जा रहा है। तो इस बार जो यहाँ पे हम लोग स्टडी करने का कोशिश किए, हम लोग तो नहीं किए जो रोज़र ये लोग, जो पूरी टीम है, ये लोग स्टडी करने का कोशिश किए कि यहाँ पे सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में। तो सुपर मैसिव आप लोग समझ गए, साइज के अकॉर्डिंग आपको लमसम यहाँ पे आइडिया दिया जा रहा है। यानी कि 1 मिलियन अगर आप लोग सन्स को एक साथ करते हो तो उसको सुपर मैसिव कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे इनके साइज़ के अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। अब ब्लैक होल के डिटेक्शन के बारे में देखते हैं कि ये ब्लैक होल को डिटेक्ट कैसे करते हैं। मेनली आप देखोगे कि डायरेक्टली तो इसको नहीं देखा जाता क्योंकि पूरा अंधेरा है, क्योंकि यहाँ पे ना इनका खुद का कुछ लाइट है, ना ही ये कुछ इमिट करते हैं, ना ही किसी और के लाइट से ये चमकते हैं। लाइट भी यहाँ पे जो है अंदर ही अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, तो कुछ भी नहीं यहाँ पे इसको देखा ही नहीं जा सकता। बट जो इसके बाहर का एरिया, यानी कि जो ब्लैक होल के यहाँ पे बाउंड्री का जस्ट बाहर का एरिया है ना, वो यहाँ पे बहुत उसमें गैसेस पाया गया, बहुत ज़्यादा क्लाउड पाया गया, प्लाज्मा पाया गया। तो ये चीज़ें देखा गया है।
अब आइए हम लोग दर्शन कर ही लेते हैं ब्लैक होल की। तो ये है हमारा ब्लैक होल, यानी कि यहाँ पे जो आपको पूरी तरीके से ब्लैक देखने को मिल रहा है इसी को कहा जा रहा है ब्लैक होल। तो पहली बार इमेज निकला है ये इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप से। तो यही चीज़ें देखी गई है कि ब्लैक होल के चारों ओर का ये नज़ारा, यानी कि इस तरीके से जो है आउटर स्पेस के बारे में यहाँ पे देखने को मिला। और ये फाइंड आउट हुआ कि इस वाले रीजन में ना बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, बहुत ज़्यादा बादल है, क्लाउड्स हैं, ये चीज़ें यहाँ पे पाई गई। लेकिन ये ब्लैक होल है, यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रेविटी है कि सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपका पुल हो जाता है, यहाँ पे खींच जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फिगर देखिए, ध्यान रहेगा आपको। तो यहाँ पे कैसे पता चलता है कि हाँ ब्लैक होल है? ठीक है, ये जो इमेजेस लिया गया तो इसको कैसे बताया जाएगा कि ब्लैक होल है? ब्लैक होल को पता करने का मेन यहाँ पे एक फंडा है ना कि किसी और मैटर पे उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। मान लीजिए कि कोई लाइट अगर आप लोग वहाँ पे देते हो तो उस लाइट का क्या वो लाइट और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। देखिए एक जगह पे आप जब कभी लाइट अगर आप लोग देते हो, जैसे टॉर्च चलाइए या फिर मोबाइल का ही टॉर्च अगर आप एक जगह देते हो तो मोबाइल का टॉर्च तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। अगर आप लोग जो है पॉइंटेड लाइट अगर आप देते हो, टॉर्च का जो पॉइंटेड लाइट आता है, तो इस तरीके से वो पॉइंटेड लाइट अगर एक जगह जाता है ना तो वो हल्का सा भी रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कम्प्लीटली इस ऑब्जेक्ट में आपको अब्जॉर्ब कर जाए। ठीक है, कहीं भी हल्का सा रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा। या फिर अगर आप इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे अगर लाइट दे रहे हो ना तो ये पूरा यहाँ पे तो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अगल बगल वाले एरिया में भी थोड़ा बहुत आपका विजिबल होता है कि नहीं होता है? कभी आपने इस तरीके से मतलब कि देखा है कि नहीं इतने ध्यान से, आई डोंट नो, बट नहीं देखे हो तो एक बार अभी आप लोग देख सकते हो, कोई भी तरीके का टॉर्च वगैरह है तो उसमें आप देख सकते हो कि कहीं पे भी आप लाइट दोगे ना, एक डार्क रूम करो, वहाँ पे अपने जो है टॉर्च से, मोबाइल टॉर्च से नहीं क्योंकि वो स्कैटर्ड होता है, कोई पॉइंटेड टॉर्च से आप जो है ना एक जगह लाइट मारो, उसके बाद आपको दिखेगा ना कि खाली वहीं पे आपको नहीं चीज़ें दिख रही, आपको अगल बगल भी ना लाइट विजिबल ज़रूर हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे ब्लैक होल का क्या फंडा होता है ना कि अगर वहाँ पे लाइट आप दे रहे हो ना तो खाली वहीं पे लाइट आपका ख़त्म हो गया, उसके चारों ओर लाइट दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे डिटेक्ट हो जाता है कि ये ब्लैक होल है, क्योंकि ब्लैक होल में लाइट भी एब्जॉर्ब हो जाता है और चारों ओर वो स्कैटर्ड होने देता भी नहीं है ब्लैक होल को। ठीक है, तो ये है यहाँ पे ब्लैक होल का फंडा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े हुए हैं? अगर ब्लैक होल नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको स्टडी करना इतना आसान नहीं है, तो क्यों जो है साइंटिस्ट अपनी जान लगा रहे हैं? इसको समझिए। इनका जो डिटेक्शन अगर होगा ना, अगर ये हम लोग पता कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे ब्लैक होल है, तो हम लोग ये टेस्ट कर पाएंगे कि क्या जो यूनिवर्स की जो थ्योरी है, आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, वो कितने हद तक सही है। और साथ ही साथ बेटर अंडरस्टैंड अगर हम लोग ब्लैक होल को कर पाएंगे तो इसके साथ साथ हम लोग अपने यूनिवर्स के नेचर को भी समझ पाएंगे। आपको पता है कि कई बार ऐसा कहा जा रहा था कि स्टार की फॉर्मेशन कैसी हुई है, सन कैसे बना, हमारा पृथ्वी कैसे बना, कैसे जो है पहले पैंथेलासा था, पैंजिया था, यानी कि सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था और पूरी तरीके से पानी ही था, थेसिस सी कैसे बना, कैसे ये जो आपकी पैंजिया है वो कैसे टूट गई। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट में टूट गई। तो ये सारी चीज़ का जो है ना अभी तक सही तरीके से कोई भी साइंटिस्ट ने इस तरीके का दावा नहीं किया है, सब अपना एजम्पशन लगाया है। जैसे अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल अपनी रखी है तो आप इस चीज़ को और डेप्थ में पढ़े होंगे फिजिकल ज्योग्राफी में कि पैंजिया से कैसे ये टूट टूट के अलग हुआ है। और अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्टिनेंट था वो अफ्रीका में था, उसके बाद वो टूट के अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया में गया, फिर उसके बाद जो है हमारा जो है ऊपर आके टकरा गया यूरेशिया से, तो वहाँ पे आके टकराया तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। पूरी अच्छी तरीके से 11th क्लास की एनसीईआरटी में दी रखी है, तो अगर आप उस चीज़ को भी स्टडी किए हो तो आपको ये समझ में आएगा। लेकिन ये चीज़ें क्यों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई साइंटिस्ट जो है ऐसा एज्यूम किए हैं। कैसे कह सकते हैं कि आप जो है जिक्सॉ देखते हो कि जो साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है वो आपको जो है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा उसको जो है ट्विंस कहा जाता है। तो ये कैसे पता चला है? कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं ना कि दोनों जगह जो है फॉसिल फ्यूल सेम है। जो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स है साउथ अमेरिका का, वही चीज़ें अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में, जो साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में है वो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में। जब आपकी जोग्राफी की यहाँ पे लेसन मैं लूँगी ना, जोग्राफी थ्रू मैप्स पढ़ाऊंगी, यानी कि सारी चीज़ें मैं मैप्स और फिगर के थ्रू पढ़ाऊंगी। पहले मेरी अनअकैडमी में लेसन चलती थी, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था बच्चों के द्वारा। अब उसी चीज़ को मैं यूट्यूब में आपके लिए लेकर आऊँगी। आई एम टाइम श्योर कि आपको भी समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो जोग्राफी जब मैं पढ़ाऊँगी ना तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें कवर हो पाएगी और समझ में भी आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं वही चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि अब तक जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ है यूनिवर्स के बारे में वो क्लियर नहीं है और एकदम से एक होता है ना कि प्रूफ नहीं है। सारे साइंटिस्ट अपना कुछ स्टडी करके वो एज्यूम करते हैं और उस हिसाब से वो लोग जो है ना कुछ थ्योरीज लेकर आए। उसी में से एक बिग बैंग थ्योरी है कि इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, इसमें इतने सारे स्टार्स क्यों हैं, सारी चीज़ों का।
तो यही चीज़ है कि इतना जो दिमाग लगा रहे हैं और साइंटिस्ट इतना पीछे पड़े हैं ब्लैक होल के, वो बस इसलिए पड़े हैं कि अगर हम लोग ब्लैक होल, वो लोग अगर ब्लैक होल को पता कर लेना तो यूनिवर्स के बारे में पता करना आसान हो जाएगा। आज की डेट में जो हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी हमारी यूनिवर्स है उसका कैसा नेचर है वो पता करना आसान हो जाएगा, स्टार की एक्चुअली फॉर्मेशन कैसे होती है। और आगे आने वाले दिनों में हमारे यहाँ जो है स्टार्स इतने कम, अभी भी मुझे लगता है ना 3-4 दिन पहले ही शायद न्यूज़पेपर में था कि स्टार्स की जो काउंटिंग है, नंबर है, वो कम हो गए एज़ कंपैरिजन टू 2 डिकेड बिफोर। यानी कि 20-30 साल पहले जितने स्टार्स दिखते थे, अगर आप लोग को ध्यान होगा कि आप अगर बच्चे थे 20-30 साल पहले, तो जब छत पे जाते होगे तो टेरेस पे, तो आपको दिखता होगा बहुत सारे स्टार्स है। बट अभी आप टेरेस पे जाओगे तो आपको कम स्टार्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी आर्टिकल थी, आई थिंक ये इंडियन एक्सप्रेस में ही थी, तो उसमें मैं पढ़ रही थी। तो वही चीज़ बताई गई थी कि स्टार्स की भी जो है ना नंबर कम हो रहे, क्यों नंबर कम हो रहे, इसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग इसके ऊपर आर्टिकल भी देखेंगे। मुझे लगता है कि मैं ये नवंबर मंथ में पढ़ी थी शायद, तो नवंबर मंथ की जब मैगजीन आ जाएगी तो उसमें हम लोग साइंस एंड टेक में ये टॉपिक ज़रूर पढ़ेंगे। तो वही बात है कि यूनिवर्स को समझने के लिए सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएगी। बिग बैंग थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे वो भी एक एजम्पशन ही है, वो प्रूफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो प्रूफ हो जाएगा कि वो सही है कि गलत है, क्योंकि बहुत सारे काउंटर साइंटिस्ट आते हैं उसको काउंटर करने के लिए कि वो थ्योरी गलत है। साथ ही इससे क्या होगा ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो हमने फिजिक्स में बहुत पढ़ा है स्कूल में, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत मर के पढ़े थे, तो उसके बारे में और अच्छा खासा जो है अंडरस्टैंडिंग हमारा डेवलप हो पाएगा। ठीक है। और जो जीपीएस है, जैसे कि यूएसए का जो हम लोग जीपीएस यूज़ करते हैं, तो उस जीपीएस के बेसिस पे हमारा जो नाविक है, लेकिन जीपीएस आप लोग देखते हो कि हर कोई यूज़ करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, लेकिन हमारा नाविक वैसा नहीं है। हमारा नाविक जो है इंडिया से और भी ज़्यादा जो है 1500 किलोमीटर तक ही कैप्चर किया जाएगा। तो हम लोग इसको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से, यानी कि जैसे जीपीएस काम करता है उसी तरीके से हम लोग अपने नाविक को भी काम करा पाएंगे, अगर ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। यानी कि फ्यू मीटर्स से भी ज़्यादा जो है हम लोग एक्यूरेट यहाँ पे दे पाए, चीज़ें दे पाए, समय आपको बता पाए। कहीं भी आप जाते हो आराम से जीपीएस ही खोलते हो, तो जीपीएस ना ओपन कर सको, एक दिन ऐसा आए कि हम लोग अपनी जीपीएस को ओपन करें, हमारा जो नाविक है उसको हम लोग ओपन करें। ठीक है। तो बस इसी के लिए जो है इतने सारे साइंटिस्ट जो है पीछे पड़े हैं, इतना ज़्यादा जो है वो लोग अपना टाइम और दिमाग लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जो थ्योरी है एल्बर्ट आइंस्टीन की, ये है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बारे में समझते हैं। ये थ्योरी कब आया? 1915 में आया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। एसेंशियली ये थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, जिसका बेसिक आइडिया है कि इनविजिबल फोर्स जो होता है, जो कि चीज़ों को अट्रैक्ट करता है एक दूसरे से, तो ग्रेविटी जो है ना एक कर्विंग है और रैपिंग ऑफ स्पेस है। अब आपको नहीं समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। फॉर एग्जांपल से समझिए, सन जो है इतना बड़ा है ना कि वो अपने चारों ओर जो उनका सोलर सिस्टम है ना उसी को वो रैप कर सकता है, ढक सकता है। और इससे क्या होगा, अर्थ और जो अदर प्लैनेट है ना वो यहाँ पे कर्व्ड पार्ट में मूव करेंगे, यानी कि ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में वो मूव करते हैं ना, वो नहीं, वो कर्व्ड इस तरीके से जो है उल्टा और कर्व पार्ट में वो यहाँ पे मूव करेंगे। इतना बड़ा हमारा सन है। तो कुछ तो हमारा इनविजिबल फोर्स है जो हमें दिखता भी नहीं है, और कुछ जो है ना एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम लोग दिखते हैं, हम लोग महसूस करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग चल भी रहे हैं। नहीं तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, हम लोग एक बार जंप मारते ऊपर ही उड़ जाते। ठीक है, कितने लोग ऊपर ही उड़ जाते तो वैसे ही जो है फैमिली कम हो जाती, पॉपुलेशन कम हो जाती, क्योंकि एक बार जो जंप मारता वो ऊपर ही चला जाता, नीचे नहीं आता। डर के मारे कोई भी नहीं जंप करता है कि नहीं। तो दो तरीके का फोर्स है, एक तो ऐसा नेचुरल फोर्स है जिसको हम लोग इनविजिबल फोर्स कहते हैं, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कम से कम इनविजिबल फोर्स के बारे में जो दिखता नहीं उसके बारे में तो हम लोग पढ़ नहीं सकते। जैसे ब्लैक होल दिखता नहीं था तो उसको देखने के लिए कितना ज़्यादा तितम्मा करना पड़ा, कितना ज़्यादा टाइम लग गया। 2019 में तो देखे, अब दिख गया है तो उसके पीछे पड़ गए कि और भी देखते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, उसकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ देखने के पीछे पड़ गए साइंटिस्ट। तो वही चीज़ है, इनविजिबल फोर्स तो आज तक दिखा नहीं है, तो क्या दिखा है? ग्रेविटी दिखा है। तो लोग यहाँ पे ग्रेविटी के पीछे पड़ गए। तो यही है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि ग्रेविटी के बारे में स्टडी करना है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे यही बताया गया है कि रैपिंग, मतलब जिसमें कि यहाँ पे टाइम के मेजरमेंट को भी देखा जा सके। कंफर्मेशन कब मिला था इसका? फर्स्ट मेजर टेस्ट जो यहाँ पे जनरल रिलेटिविटी का हुआ था वो यहाँ पे 1919 में हुआ था, जब यहाँ पे जो लाइट जो डिफ्लेक्ट हुआ था, यानी कि जो डिस्टेंस स्टार है, एक दूसरे के बगल में जो स्टार है ना उनसे लाइट इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया, और ये स्टार लाइट जो पास हुआ था हमारे सन से, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ हो गया था कि हाँ यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण ये लाइट जो है ना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटी जो है इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ हो गया था। 2016 में फिर क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल वेव, ठीक है, इस तरीके का वेव है, इसकी डिस्कवरी हुई थी। ये दूसरी कंफर्मेशन थी जनरल रिलेटिविटी का, यानी कि ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, और ग्रेविटी एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पे प्रूफ की ज़रूरत थी। तो ऐसा प्रूफ, ये आम प्रूफ मत सोचिएगा कि वो ऐसा क्यों नहीं प्रूफ किया कि कुछ भी चीज़ हम लोग ऊपर फेंकते तो नीचे आ जाता है कि नहीं।
अर्थ की तरफ ही पुल हो जाता है। तो ये भी तो एक जो है एक अच्छा खासा प्रूफ है कि हमारे यहाँ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती नहीं। ये अलग तरीके की ग्रेविटी है जो कि स्पेस में देखा जाता है, ठीक है। तो स्पेस में ग्रेविटी है, यानी कि लाइट अगर एक स्टार से दूसरे स्टार में जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यानी कि ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है। एंड सेकेंड वन इज़ की ग्रेविटेशनल वेव है, जो कि यहाँ पे कंफर्म करता है कि जनरल रिलेटिविटी का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए पूरी तरीके से नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो आज के लिए इतनी ही रखती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल क्या है, और थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को बुकिश लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती। बुकिश लैंग्वेज में कुछ रखा भी नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वैसे ही आप लोग को पढ़ना होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप लोग इमेजेस देख के पढ़ने का कोशिश कीजिए तो आप लोग समझ पाओगे, ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसरो के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया गया है एक न्यू स्पेस कॉम पॉलिसी। तो काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी वीडियो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। 4 बजे पक्का आपको जो है ये वीडियो देखने को मिलता है। इसके अलावा अब आपका जो हिस्ट्री का चल रहा था मॉडर्न इंडिया, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी लेसन भी आप लोग देख सकते हो। और हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए बच्चे बोल रहे थे, तो पीडीएफ के लिए आप लोग को हमारा टेलीग्राम चैनल जो रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे पीडीएफ में अपलोड कर देती हूँ, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप लोग अवेल कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल। थैंक यू।